हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024-2025 के लिए क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है रिवॉल्यूशन। आप हमारे एवेंजर या विजेता बैच में जुड़ सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, बुक्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम। आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जो 2024 का बैच है इट विल कॉस्ट यू ओनली 21,999 और जो हमारा विजेता बैच है इट विल कॉस्ट यू 32,999 जो कि 2 इयर्स का कोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करना है, डेमो क्लासेस देखना है, अच्छा लगता है तो गेट योरसेल्फ एनरोल, ठीक है। अब आज की देखो जो पहली न्यूज़ है वो है रेलवे बोर्ड एलिजेस सिग्नलिंग इंटरफेरेंस सीक सीबीआई प्रोब। देखो जो अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और लास्ट टाइम जब हम इस सेशन को कवर कर रहे थे तब उस समय 80 के आसपास डेथ टोल थी। कल 288 आया था बट अभी उसमें करेक्शन करते हुए बताया गया है 275 हुए हैं। ऐसा बोला गया कि कुछ बॉडीज को डबल काउंट कर लिया गया था। तो वन ऑफ द बहुत ही मतलब बुरा इंसिडेंट पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो देश के लिए है, बहुत ही चिंता का विषय है ये कि इस लेवल का कोई इंसिडेंट जो है हमारे देश में हुआ है। अब इसमें जो रीजन सामने आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं कि सिग्नल सही तरीके से नहीं मिला और इस वजह से चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अभी इसमें सीबीआई प्रोब की भी डिमांड हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पे ना आज द हिंदू में एक टेक्स्ट वाले पेज पे आर्टिकल आया हुआ है कवच। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस इंसिडेंट से रिलेटेड यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और छोटे मोटे क्वेश्चंस इस इंसिडेंट से बन सकते हैं। तो कवच वाला जो ये हमारा टॉपिक है ना हम इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम बाकी जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कवर करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। ये पहला आर्टिकल था। इसके बाद देखो अभी मणिपुर वायलेंस चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ना सरकार एक पैनल बनाने वाली है। तो वो पैनल फाइनली बन चुकी है, 3 मेंबर की पैनल है। ये आपके मणिपुर वाले जो नोट्स होंगे ना वहीं के आसपास ऐड कर लेना, अगर वहां पे जगह नहीं बचती है तो अलग से एडिंग डाल के कर लेना। कौन कौन होने वाले हैं तो सबसे पहले तो फॉर्मर चीफ जस्टिस कहां के, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अजय लांबा, ठीक है। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर एंड एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं, हिमांशु शेखर दास एंड आलोका प्रभाकर। तो ये 3 लोगों की पैनल मिलके जो है ये यहाँ पे खोजने की कोशिश करेगी कि मणिपुर में जो ये वायलेंस हुआ है इस लेवल का, ये आखिर में क्या इसके पीछे मेजर रीजंस रहे हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है 3 लोगों की पैनल है। हेड कौन कर रहा है, अजय लांबा जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और बाकी 2 नाम भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ब्रिज बीइंग बिल्ट एट 1.716 CR ओवर गंगा इन बिहार कोलैप्स। तो यहां पे ये न्यूज है। वो यहां पे है कि ब्रिज बीइंग बिल्ट एट 1,716 CR ओवर गंगा इन बिहार कोलैप्स, ठीक है। अब ये क्या है न्यूज, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है पर हमारे देश में जो करप्शन का लेवल है ना वो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिहार में ना एक नया अभी पुल बन रहा था और कुछ नहीं तो 1,716 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए थे। आप ये देखो ये पैसा किसका है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका पैसा है, हमारा पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है। और इस लेवल पे करप्शन हुआ कि टूट गया। मतलब 1,000 करोड़ 1 मिनट में खत्म। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, देश में करप्शन की वजह से बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जो कि काफी चिंता का विषय है देश के लिए। और करप्शन एक ऐसी चीज है जो देश को ना बहुत खोखला कर सकती है। आज की डेट में ना आप धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के आने से, वीडियो आने से थोड़ा करप्शन का लेवल कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन आज भी है। राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि हम ऊपर से 100 रुपया भेजते, नीचे जाके 1 रुपया लोगों को मिलता है। तो इस लेवल पे चीजें होती हैं। तो एक एग्जांपल है आपके सामने। इसके बाद पंजाब फोर्सेज ऑन अलर्ट अहेड ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार
एनिवर्सरी। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? वैसे तो जब हमने अमृतपाल वाला पूरा इंसिडेंट देखा था तो हल्का फुल्का ब्लू स्टार के बारे में भी कवर किया था, बट अभी ब्लू स्टार के बारे में डिटेल में देखते हैं क्योंकि इसकी एनिवर्सरी भी आने वाली है और इस वजह से एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन सकता है। ठीक है, तो देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। कोड नेम दिया गया था, भारत की मिलिट्री के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जो सेपरेटिस्ट थे, जो गोल्डन टेम्पल में उस समय छुपे थे, उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑपरेशन ब्लू स्टार। किस लिए लाया गया था? तो जो सेपरेटिस्ट थे, खालिस्तान सेपरेटिस्ट, इनको गोल्डन टेम्पल के प्रेमिसेस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये किस डेट में स्टार्ट किया गया था? 5 जून 1984 को। ठीक है, हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स जो है अमृतसर में, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वहां पे कुछ सिख सेपरेटिस्ट ने कब्जा कर लिया था और उनको वहां से निकालने के लिए ये चीज करी जा रही थी। तो जर्नैल सिंह भिंडरवाले ये जो हैं और इनके जो फॉलोअर्स थे वो वहां पे जाके छुप गए थे और उनको बाहर निकालने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। देखो भिंडरवाले ऐसा नहीं था कि 1-2 दिन पहले जाके छुपे थे, काफी समय से वो वहां पे थे और बहुत बार ऐसा हुआ कि देखो पंजाब जो स्टेट है, जो पुलिस थी पंजाब की, वो जब इस चीजों को कंट्रोल करने से बाहर हो गए, उस समय पंजाब में जो भी सरकार रही होगी, कहीं ना कहीं वो डर रही थी कि गोल्डन टेम्पल में अगर किसी को भेजेंगे तो रिलीजियसली लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। तो बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर चीजें लेके और ये पूरी चीज करी थी। ठीक है, द ऑपरेशन है 2 कंपोनेंट्स। एक था ऑपरेशन मेटल जो कि इन्वेजन ऑन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स था और दूसरा था ऑपरेशन शॉप। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पता होगा तो आपको पता हो जाएगा, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भिंडरवाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने वैसे इनकी फोटो अब तक बहुत बार देखी होगी, तो यही हैं भिंडरवाले और इन्हीं से कंपेयर किसको किया जा रहा था? भिंडरवाले 2.0। क्या नाम था उनका? अमृतपाल सिंह। चलिए, खालिस्तानी टेररिज्म को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। जर्नैल सिंह भिंडरवाले जो हैं ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो आनंदपुर रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करे। अब आनंदपुर रिजोल्यूशन क्या था? सेपरेट स्टेट फॉर सिख, जिसका क्या नाम होगा? खालिस्तान। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है ये चीज करी जानी, ये डिमांड कर रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 1 जून से 6 जून के बीच 1984 में चला था। क्या था? भिंडरवाले एंड इनकी जो डिमांड्स थी, जो इनके फॉलोअर्स थे, उनसे छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश थी। इस ऑपरेशन से डेथ हो गई थी फाइनली किसकी? भिंडरवाले की, और हमारी आर्मी ने फाइनली जो है इसमें बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी। वैसे आप लोगों को इसमें एक चीज़ नहीं पता होगी, अजीत डोवल जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो अजीत डोवल जी ना इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले पाकिस्तान में भी स्पाई रहे थे, थोड़ा बहुत अगर उनके बारे में पढ़ा होगा आपने। तो ऐसा कहा जाता है कि एज ए रिक्शा वाले ना बन के वो गोल्डन टेम्पल के बाहर काफ़ी थे और फिर वो उन्हीं के बीच का बन के उनके बीच में शमाल भी हो गए थे और उन्होंने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो आर्मी को शेयर करी थी, जिससे कि आर्मी जो है चीज़ों को टैकल कर पाया था बेटर तरीके से। देखो ऐसा नहीं था कि आर्मी जो है इस पूरे इंसिडेंट को जल्दी ख़त्म नहीं कर सकती थी, बट एक जो इसमें एस्पेक्ट था ना वो ये था कि रिलीजियस सेंटिमेंट जो है सिख कम्युनिटी के उसमें जुड़े थे गोल्डन टेम्पल में, तो वहाँ पे अंधाधुंध तरीके से चीज़ों को नहीं किया जा सकता था, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया था उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने, जो कि फिर बाद में भारत में एंटी सिख रिवॉर्ड्स भी क्रिएट कर गए थे। वैसे आपको बता दिया जाए कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी ना हमारी, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सचेत भी किया था कि आप सिख बॉडीगार्ड्स मत रखिए, बट इनका ऐसा मानना था कि आई नो दैम, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस इंसिडेंट के बाद ही भारत में ना एक अलग टाइप की फोर्स की डिमांड हुई कि भारत में ना इन सब चीज़ों से जो इंटरनल इश्यूज हैं या जो इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं, इन सब से लड़ने के लिए कुछ बनना चाहिए। तब क्या बना था आपका? NSG। इन दोनों बॉडीगार्डों ने ये घटना को अंजाम दिया था। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इसी वजह से आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस में आई और इसकी नीड फील हुई। 1986 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 आया। NSG का हेडक्वार्टर कहाँ है? मानेसर, गुड़गांव में। और क्या था रीज़न, तो मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, दिस इज क्या आपकी NSG। ठीक है, फिर देखो ये वाली जो न्यूज़ है ना,
आप लोगों को याद होगा हमने कुछ दिन पहले कवर करी थी कि केरला के अंदर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरेज लगाए जा रहे हैं जिससे कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोगों के चालान काटे जाएं। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगर वहां पे हमने ये चीज को कर रखा है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं डबल से नहीं करा रहा हूं। ठीक, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो क्रीपिंग चेंज से रिलेटेड आर्टिकल है। और ये जो है ना आर्टिकल किस पे है डिपेंड, मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखो अब आपके सर ने आपको ये पहले ही करा दिया, कब कराया, सैटरडे में तो कराया है, एक दिन पहले, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है वो ज्ञानवापी मॉस्क इशू भी देख लेना, और एक ना मथुरा मॉस्क इशू भी है लेकिन वो इतना न्यूज़ में नहीं रहता। तो ज्ञानवापी वाला और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये दोनों हमने सैटरडे में कर लिया है, तो हमारे लिए अब इससे ज़्यादा इसमें काम का है नहीं। अब इसके बाद देखो दिल्ली में ना एक नया ऑर्डिनेंस आया है जो काफ़ी अभी चर्चा में है। ये ऑर्डिनेंस आपके नोट्स में जाना चाहिए। देखो किया क्या है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी और उन्होंने एक डिसीजन लिया था। क्या लिया था कि भाई दिल्ली में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उस पर ज़्यादा कंट्रोल किसका रहेगा, दिल्ली गवर्नमेंट का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस केस का नाम आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने ये आपको बता रखा है। इसको ना खत्म करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है। पहले तो ऑर्डिनेंस में क्या अंतर होता है ये समझ लो। देखो ऑर्डिनेंस बेसिकली ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्यों दिया गया था कि देखो पार्लियामेंट का सेशन होता है। अब अगर पार्लियामेंट उस सेशन में नहीं है और देश में कोई कानून लाना है तो क्या आप पार्लियामेंट के सेशन का वेट किया जाएगा, नहीं, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा कि जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब इस पर चर्चा करके बिल बना लेंगे। बट अभी ना पहला क्रिटिसिज्म तो सरकार का यही हो रहा है कि पार्लियामेंट जब चल ही रही है तो आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है, आप जो है इस बिल पे चर्चा करिए, कोई चीज को सामने रखिए। तो फिर यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ना चर्चा पे तो विश्वास ही नहीं करती, डिबेट पे विश्वास ही नहीं करती है। उनका ये है कि भाई लाओ ऑर्डिनेंस पाओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं, जो अलग अलग आर्टिकल्स में आती है वो ये बात आती है। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैंने बताया कि जब जो है आपको ये पता पड़ता है कि कोई कानून जो है वो पारित पार्लियामेंट के थ्रू अभी नहीं किया जा सकता, तो पार्ट टाइम के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं कि जब जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा तब इसको बिल और फिर एक्ट के थ्रू पास करा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस पता है ना, पहले बिल आता है फिर वो एक्ट बनता है जब पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, और जब ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सेशन में नहीं होती है तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिलहाल क्या मसला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, वो ऑर्डिनेंस क्या लेके आती है चलिए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेके आती है कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, जो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वहां पे उनकी सर्विस को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उसे खारिज कर दिया काइंड ऑफ। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि अब ना अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल बनेगा, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर या जो भी चीजें हैं इनके लिए एक पैनल बनेगा। ठीक है, अब इस पैनल में कौन रहेगा इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर पैनल के अंदर रहेगा सबसे पहला इंसान चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा इंसान आपका रहने वाला है चीफ सेक्रेटरी, और तीसरा इंसान आपका रहने वाला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स। ठीक है, ये आपको यहां मिल जाएगा जब आप न्यूज पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट्स में डाल देना। पहला इंसान रहेगा चीफ मिनिस्टर, दूसरा आपका रहेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और तीसरा रहेगा चीफ सेक्रेटरी। अब यहां पे देखो समझने वाली बात क्या है, पैनल में ना जो 3 में से मेजॉरिटी जो डिसीजंस लेगी वो फाइनल होगा। ठीक है, मतलब वोटिंग से चलेगा। चीफ मिनिस्टर एक तरफ, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे हैं जो इसमें रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजंस प्रिवेल किए जाएंगे। तो ये क्रिटिसिज्म चल रहा है। इसमें एक और प्रोविजंस इन्होंने किया है, वो ये किया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है और समंजस नहीं बैठ पा रहा है तो फिर एलजी की बात सुप्रीम माननी जाएगी, एलजी जो कहेगा वो होगा। ठीक है, तो ये बात है। ये ऑर्डिनेंस ने किया क्या है, इस ऑर्डिनेंस ने रिमूव कर दिया है एंट्री 41। ठीक है, एंट्री 41 सर्विसेज ऑफ द स्टेट लिस्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल, और बताया है एक नेशनल कैपिटल
सर्विस अथॉरिटी का उसमें एक प्रोविजन डाल दिया है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, आप अगर इस लाइन को देख पा रहे हो, एंट्री 41 सर्विसेज ऑफ द स्टेट लिस्ट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल एंड क्रिएट्स अ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जो कि पहले नहीं था। तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसको मैं पैनल बोल रहा हूं ना, उसी का ये नाम है। क्या नाम है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। यहां पे कहीं लिख भी देता हूं, जिससे अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो आप नोट्स में अपने डाल लेना। क्या नाम है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड फिर आपका होम अफेयर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये जो हो गया, समझ में आ गया होगा, गलत बोल दिया मैंने। इसमें होंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम अफेयर्स। तो ये 3 बंदे जो हैं इसमें रहने वाले हैं एंड दे विल डिसाइड कि भैया क्या चीजें होने वाली है। ज्यादा जो पक्ष है वो आपको दिख रहा है, भाई किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उनके 2 बंदे, जब वोटिंग से डिसीजन होगा तो 2 बंदे एक तरफ वोट करेंगे तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो चीफ मिनिस्टर की कहीं ना कहीं पावर यहाँ पे कर्टेल करने की कोशिश कर दी गई है। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि ऑर्डिनेंस ले आया गया है। अब ऐसा नहीं है ऑर्डिनेंस कोर्ट में जाके खारिज नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो राइट है ना कानून बनाने का, तो उन्होंने बनाया। बस इसमें एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आप पार्लियामेंट का वेट करो, प्रॉपर इसका डिस्कशंस करो और फिर पास करो। पर फिर ये क्रिटिसिज्म भी है कि अब तो बहुत सारे कानून इसी तरीके से सरकार ले आ रही है, वो डिस्कशंस पे बिलीव नहीं करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे क्रिटिसिज्म्स कह रहे हैं। ये देखो कवच सिस्टम मैंने आपको बोला है, ये हम लोग कल के सेशन में डिटेल में देखेंगे। ये पूरा इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। क्या है कवच सिस्टम, सारी डिटेल जो है। नेटो चीफ अर्जेस टर्की नॉट टू वीटो स्वीडेन्स बिड। आपको याद होगा कि नेटो में ना 2 कंट्री साथ में आना चाहती थी, पहली थी स्वीडन और दूसरी थी फिनलैंड। फिनलैंड का तो काम लगा दिया गया है, ये तो आ गई है। स्वीडन नहीं आ रही है क्योंकि टर्की जो है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। नेटो के देखो अगर कोई भी मेंबर्स नहीं चाहेगा कि कोई कंट्री उसमें ऐड हो तो नहीं हो पाएगी। तो टर्की का स्वीडन से बहुत सारा मामले में दिक्कत है। सबसे बड़ा मामला क्या है? देयर आर ए पार्टी इन स्वीडन जो कर्दिश पार्टी के नाम से है। टर्की में कुछ कर्दिश मिलिटेंट्स रहते हैं जो टर्की को पूरा कर्दिश कंट्री करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो टर्की उन लोगों को पसंद नहीं करता है और टर्की ये कहता है कि स्वीडन जो हमारे यहाँ के मिलिटेंट्स है ना उनके लिए सेफ है, मन है, वो वहाँ भाग जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो सरकार है उन्हें कुछ कहती नहीं है। तो स्वीडन जो ये डिमांड है टर्की की कि भाई वो हमें कॉपरेट करे और जिन बंदों का हम नाम भेज रहे हैं उनको हमें अरेस्ट करके दे। स्वीडन इस चीज़ को मानता नहीं है। प्लस अभी कुछ दिन पहले इस्लामोफोबिया इन स्वीडन करके एक आर्टिकल हमने देखा था, बाइबल बोल रहा हूँ मैं, होली कुरान को जलाने का प्रयास किया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टर्की जो है इनसे नाखुश था। तो ये मैटर है, ये डिस्प्यूट है, लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन इसीलिए फिनलैंड का जो है ना तो नंबर हो गया, वो डल गया नेटो में, लेकिन स्वीडन को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो देखो फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों ही रशिया से पंगा ले चुके हैं नेटो में ज्वाइन करने की अपनी रुचि दिखा के, क्योंकि रशिया ने इन द एंड यही कहा था आप ज्वाइन मत करो, और पड़ोसी कंट्री है रशिया के ही स्वीडन एंड फिनलैंड भी, तो वो नहीं चाहेंगे नेटो वहाँ पे हो, बट अब हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल्दो रशिया अब कुछ करेगा नहीं क्योंकि यूक्रेन में ही उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।